नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख सितंबर 18। और सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी की वीडियो काफ़ी लेट आ रही है आज की। और कुछ दिनों से ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। हम भी नहीं चाहते हैं कि वीडियो लेट आए, स्किप हो, बट अभी जो टाइम चल रहा है उस वजह से हम पे थोड़ा असर पड़ रहा है और वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट एज सून एज दिस थिंग विल फिक्स, हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन। कम न्यूज़ कवर कर रहे हैं बिकॉज़ आई भी कम है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्कीम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जितना है उससे देख लेते हैं। देखिए, दो बुक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स आई हैं वो हमें नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बुक है द स्टोरी ऑफ अ गोट। ठीक है, ये बुक याद रखनी है, द स्टोरी ऑफ अ गोट। और इसके राइटर कौन है? पेरमुएल मुर्गन। और ये क्यों ये बुक इम्पॉर्टेंट बनती है? बिकॉज़ इस बुक का नेम नेशनल बुक अवार्ड की लिस्ट में आ गया है, और जिसे कि द न्यूयॉर्क ने सेटअप किया है। यानी ये बुक फॉरेन में, इसे नेशनल बुक अवार्ड की लिस्ट में आना भी काफ़ी बड़ी बात है। तो बुक का नेम हमें याद रखना है, राइटर याद रखना है, द स्टोरी ऑफ ए गोट बाय पेरुमल मुर्गन। और इनकी पहले भी एक बुक नेशनल बुक अवार्ड की लॉन्ग लिस्ट में आ चुकी है। दूसरी बुक जो इम्पोर्टेंट है, ए प्रोमिस्ड लैंड। ये बराक ओबामा जी की बुक है और अभी लॉन्च नहीं हुई है, बट जल्द ही लॉन्च होगी। एंड ये उनकी काइंड ऑफ सेल्फ बायोग्राफी कह सकते हैं इसे। तो आएगी तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज़ बहुत फेमस पर्सनैलिटी रह चुके हैं ये, अभी भी हैं, और ऐसे लोगों की हमें ऑटोबायोग्राफीज ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया पाक टू अटेंड सार्क मीटिंग। सार्क मीटिंग होने वाली है। सार्क के बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में पता होना हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज़ ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे सार्क की बात करें, चाहे बिम्स्टैक की बात करें, चाहे हम SCO दैट इज़ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या UN की बात करें। ये जो बॉडीज़ हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज़ कुछ, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमारा ये तो पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया कौन कौन से ग्रुप में एज ए मेंबर है। तो सार्क में इंडिया एक मेंबर है, और सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करके रखती है। उनका एक यूनियन है, जियो पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटर गवर्नमेंट यूनियन है। इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल 8 कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, इंडिया एंड उसके आसपास की कंट्रीज़ हैं। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, ये इसके अंदर आती हैं। ये मैंने सर्कल किया है ब्लू कलर से, ये सार्क का लोगो है। कंट्रीज़ कौन कौन सी है? एक तो हमारा प्यारा भारत, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, उसके बाद हमारा दूसरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, फिर साथ में नेपाल जो कि आजकल कुछ भी कर रहा है, फिर मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश बहुत ही पड़ोसी मुल्क, भूटान बहुत ही सुंदर। तो ये सारे 8 जो हैं ये टोटल कंट्रीज़ आती हैं। आसपास का आप इसे याद रख सकते हैं। सार्क कंट्रीज़ को याद रखना बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो सार्क कंट्रीज़ हमें याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिए कि UN एज ए ऑब्जर्वर है और परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रखता है UN। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका? काठमांडू, नेपाल में। और फाउंड कब हुआ था सार्क? ढाका में फाउंड हुआ था 1985 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सार्क से रिलेटेड, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, UK डिफेंड प्लान्ड ब्रेग्जिट लॉ। ब्रेग्जिट लॉ बहुत न्यूज़ में चल रहा है। ब्रेग्जिट क्या है? ये ब्रेग्जिट जिसको पता है सो फार सो गुड, बट जिसको नहीं पता है, ब्रेग्जिट इज़ दैट इज़, अगर हम इसे कहें ब्रेग्जिट को अगर आप तोड़ें तो BR एग्जिट हो जाएगा। BR मीन्स ब्रिटेन, ब्रिटेन मीन्स UK, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो UK का एग्जिट होना किस में से? यूनाइटेड नेशंस में से, उसे कहते हैं ब्रेग्जिट। एक शॉर्ट टर्म ये यूज़ की गई है ब्रेग्जिट। 2020 जनवरी में UK की पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉवल जो एग्रीमेंट था उसको साइन कर दिया गया था यूनाइटेड EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यूनाइटेड किंगडम ने EU को छोड़ दिया था 2020 में, तो उसको ही ब्रेग्जिट कहते हैं। और जनवरी में मतलब विड्रॉवल किया गया है। तो जो एक पूरा पीरियड होता है, 1 साल का पीरियड होता है, ट्रांजिट पीरियड उसे कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड, उस पीरियड में निगोशिएशन की जाती है। तो अभी जो UK है वो
यूरोपियन यूनियन के साथ अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, जहाँ पे वो रिलेशंस, जो फ्यूचर रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे उस पर नेगोशिएशन चल रहा है। तो दिसंबर 2020 तक ये नेगोशिएशन पीरियड चलेगा, उसके बाद चीज़ें आएंगी। बट अभी जब तक पूरी तरह से नहीं निकला है, ट्रांजिशन पीरियड में है यूके। तो ध्यान दीजिए कि जो यूके है वो अभी भी ईयू के लॉ का एक पार्ट है, कस्टम यूनियन का पार्ट है और सिंगल मार्केट का भी पार्ट रहेगा, बट पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल बॉडी का पार्ट नहीं रहेगा। तो यही चीज़ है ब्रेग्जिट, दैट इज़ ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से, ईयू के साथ। सॉरी, मैंने यहाँ पे यूएन लिख दिया था, नॉट यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ इट इज़ ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, पाकिस्तान टू मेक गिलगिट बलिस्तान ए फुल फ्लेज्ड प्रोविंस, ये रिपोर्ट कह रही है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, इंडिया हैज़ सेड दैट पाकिस्तान हैज़ नो लोकस स्टैंडी ऑन टेरिटरीज इलीगली एंड फोर्सिबली ऑक्यूपाइड बाय इट। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार आपने सुना होगा ये वर्ड। ये जो कुछ वर्ड हैं, जैसे लोकस स्टैंडी हो गया, प्राइमा फेसिया हो गया, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड लॉ से रिलेटेड ज़्यादा वर्ड है। ऐसे ही लोकस जो स्टैंडी है, इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप का अधिकार। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हस्तक्षेप का अधिकार मीन्स इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के पास कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है उन एरियाज़ में जहाँ पे उसने इलीगली कैप्चर किया है और या फिर फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया है। तो लोकस स्टैंडी, जो लोकस स्टैंडी है, वो टर्म जो यूज़ हो रहा है वो एज ए लॉ टर्म यूज़ हो रहा है। और द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन ए कोर्ट, यानी एक राइट, अगर हम लीगली राइट की बात करें तो उसको हम कहेंगे लोकस स्टैंडी। आप हिंदी में इसको ज़्यादा इजी है याद रखना, हस्तक्षेप का अधिकार। इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं द राइट कह सकते हैं, ये कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन कह सकते हैं, या अपीयर इन कोर्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, वेटलैंड बीइंग आइडेंटिफाइड इन राजस्थान टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। काफ़ी सारी टर्म्स आई हैं। पहली चीज़ तो सांबर लेक की बात हुई है, इसमें कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। फ्लेमिंगोज़ की बात हुई है, कौन से पक्षी हैं इनको जानते हैं। और वेटलैंड क्या होते हैं? 3 चीज़ें, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, वेटलैंड एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसी एक वाटर बॉडी होती है, या तो वो परमानेंटली वाटर बॉडी होगी, मीन्स हमेशा उसमें पानी रहेगा, या फिर वो सीजनली वाटर बॉडी होगी, मीन्स उसमें किसी पर्टिकुलर सीज़न में पानी आएगा। ये एक टाइप का फ्लडेड वाटर इकोसिस्टम होता है। ये अलग इकोसिस्टम है जो और वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे। और ये चीज़ अलग कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो यूनिक हाइड्रिक सॉइल होती है, ये यहाँ पे बहुत डिफरेंट होती है अदर वाटर लैंडफॉर्म से, ठीक है। तो ये चीज़ वेटलैंड को बहुत अलग बनाती है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और वो अदर वाटर बॉडीज़ में मोस्टली नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ जो वेटलैंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है वाटर प्योरीफिकेशन का, वाटर स्टोरेज का और प्रोसेसिंग ऑफ कार्बन का, ठीक है। तो ये चीज़ है, सपोर्ट करता है वो प्लांट एंड एनिमल को। तो वेटलैंड एक बहुत अलग प्रकार की चीज़ है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। अदर वाटर बॉडीज से वेटलैंड काफ़ी अलग होता है। मोस्टली जो वेटलैंड है उसे ऐसे कंसीडर किया जाता है मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम, यानी बायोलॉजिकली डाइवर्स्ड है वो बहुत ज़्यादा, यानी फैला हुआ है बायोलॉजिकली सारे के सारे इकोसिस्टम में से, और बहुत बड़े रेंज में, यानी बहुत बड़े नंबर्स में प्लांट एंड एनिमल लाइफ का वो हैबिटाट भी है। तो ये चीज़ हुई वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड कौन सा? यहाँ पे सांबर लेक की बात हो रही है। जो सांबर लेक है वो राजस्थान में है, राजस्थान स्टेट में है, एंड वो इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, सलाइन वाटर लेक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट इनलैंड है, मीन्स चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। और सांभर लेक टाउन जो हिस्टोरिकल सांभर लेक टाउन है तो वो उसके चारों तरफ से है और वो बीच में है जो सलाइन वाटर लेक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो सांभर लेक है वो एक सलाइन वाटर लेक है और वो इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। साथ ही साथ वो 5 रिवर्स का पानी एकत्रित करती है, जिसमें मेदता, समोद, मंथा, रूपागर, खारी एंड खंडेला, ये 5 जो रिवर्स हैं इनका पानी सांबर लेक में आके मिलता है। और यहाँ पे फ्लेमिंगो की भी बात हुई है, न्यूज़ में आपने यहाँ पे देखा होगा कि फ्लेमिंगोज इन द फेमस सांबर लेक। तो फ्लेमिंगोज एक पक्षी है
जो कि वेडिंग बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। वेडिंग बर्ड क्या होता है? जो शोर बर्ड आप उसे कह सकते हैं। शोर मतलब मीन्स समुद्र का किनारा, यानी वो पक्षी जो समुद्र के किनारे ज़्यादातर मिलते हैं। और वेडिंग बर्ड्स होते हैं मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। अक्सर ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से, एक समुद्र के किनारे से दूसरे समुद्र के किनारे, और वाटर बॉडीज़ में माइग्रेट करते हैं। तो ये एक फ्लेमिंगो इस टाइप की एक बर्ड है, जो कि 4 स्पेसीज़ फ्लेमिंगो की अमेरिका में है, एंड 2 स्पेसीज़ जो हैं वो नेटिवली अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में मिलती हैं। तो ये बात थी फ्लेमिंगो के बारे में। आज के डिस्कशन में इतना ही था, और एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लेट बनी है। तो इस चीज़ को हम जल्द से जल्द सुधारेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम अभी हो रही है, बट ये प्रॉब्लम होपफुली ना हो और एक कॉन्टीन्यूटी में आए। और आपको किसी और प्रकार की वीडियो चाहिए, बिकॉज हम एक एक इनोवेटिव वीडियो सोच रहे हैं, एक अलग सेक्शन बनाने की। तो जैसे ही वो आता है आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ वीडियो जो आती हैं वो आपको फिर तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप उस घंटे के बटन को दबाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्त, आप कमेंट में इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको। अच्छी नहीं लग रही है आप बताइए हमें कि अच्छी नहीं लग रही है, बट एटलीस्ट आप बताइए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। ध्यान रखिए, कोरोना बढ़ रहा है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए, बाहर प्रिकॉशन के साथ जाइए। तो आज के लिए इतना ही था। अब आपसे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।